वैश्विक महामारी कोरोना से हर कोई तबाह हुआ है, इंडस्ट्री भी तबाह हुई है और सबसे ज़्यादा तबाही का शिकार हुआ है धनबाद का हार्डकोक इंडस्ट्री। ये ऐसी इंडस्ट्री है जो पहले धनबाद में सबसे ज़्यादा रोजगार देती थी। बीसीसीएल के बाद अगर रोजगार का सबसे बड़ा कोई साधन था तो ये हार्डकोक इंडस्ट्री थी, लेकिन आज हार्डकोक इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है। और इंडस्ट्री की हालत क्यों खराब है, उसका रीज़न अगर कोरोना की इतर अगर कहें तो कोरोना से ज़्यादा अब कोयला के संकट की वजह से ये इंडस्ट्री बंद पड़ी है। सरकार ने इसे खोलने की इजाज़त दे दिए हैं, लेकिन अभी भी इंडस्ट्री को जो कोकिंग कोल चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। ये कोयलांचल धनबाद का हार्डकोक उद्योग है जो कोयला क्षेत्र में रोजगार का सबसे बड़ा माध्यम है। लेकिन आजकल ये उद्योग खुद पुनरुद्धार के इंतजार में है। धनबाद के क्षेत्र में वर्तमान में 120 हार्डकोक उद्योग है, जिसमें करीब लाखों मजदूरों को सीधे तौर पर रोजगार मिलता था। लेकिन वर्ष 2018 में कोयला मंत्रालय द्वारा एफएसएस का लिंकेज कोयला रद्द किए जाने के बाद अब हार्डकोक उद्यमियों को ई ऑक्शन के जरिए ही कोयला लेने की मजबूरी हो गई है। हार्डकोक उद्यमियों की 85 वर्ष पुरानी संस्था इंडस्ट्री एंड कॉमर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बीएन सिंह के अनुसार हार्डकोक उद्योग कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से पहले ही दम तोड़ चुका था। अब पिछले 3 महीने के लॉकडाउन के बाद उद्योग बेपटरी हो गई है। और उस ऑक्शन लिंकेज में कोल इंडिया ने क्या किया कि उसमें फेक इंडस्ट्री सबको भी उसमें ढुका लिया, जो कि कोयला लेते हैं और उसको बेच देते हैं। तो उनके साथ प्रतिस्पर्धा में ये इंडस्ट्री कैसे टिकेगा, जबकि इसका एकमात्र रॉ मटेरियल ही वही है। इसका तो फ्यूल नहीं है, कोयला है, रॉ मटेरियल। और तो उससे सकना बड़ा मुश्किल था। अब बीच में ही कोरोना के चलते जो कोविड-19 आया, उसके चलते प्रशासन बंद कर दिया, तो ये उद्योग पूरी तरह से बंद हो गया। अब ये चालू हुआ है तो कुछ लोग चालू हुआ है जो लोएस्ट बना रहे थे, जो कुछ इंपोर्टेड कोयला और इसे मिल रहा था, डायरेक्ट फैक्ट्री से कन्वर्ट करके उनको दे रहे थे, कोक बना के, पर्ल बना के, फेरोलाइज को, पिगारेंस को, वो 8-10 यूनिट अभी चालू हुआ है। जब इस उद्योग से जुड़े मजदूरों की जमीनी हकीकत जानने न्यूज़ 11 भारत की टीम गोविंदपुर के एक बंद हार्डकोक उद्योग पहुंचा तो कई दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई। मजदूरों की हालात काफी खराब नजर आ रही थी और यहाँ का नजारा भारत के किसी पुराने खदान की बदतर स्थिति से रूबरू कराता है। किस हालात में गुजर रहे हैं, और इसीलिए मैंने कहा ये तस्वीर जो है 35 साल के नौजवान से लेकर 65 से 70 वर्ष के महिला पुरुष मजदूर अपने भाग्य को कोसते हुए कैमरे के सामने अपनी पीड़ा बताते हुए सिसक पड़ते नजर आए। हार्डकोक भट्ठा में जुड़े हुए जो मजदूर हैं उनकी हालत बेहद खराब है। उनकी हालत इतनी ज़्यादा खराब है कि अब जो ये चूल्हा है उसे जलाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो भट्ठी की आग है वो ठंडी पड़ जाने के कारण इनके चूल्हे की आग भी जलाना मुश्किल हो रहा है। और मसलन ये गरीब परेशान हैं, दुखी हैं कि इनकी हालत कैसे सुधरेगी, और यही कारण है कि ये तकलीफ में ज़्यादा है। सरकार से गुहार लगा रहे हैं और ख़ास तौर पे कोयले की जो कमी है उसको पूरा करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि मजदूरों की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और मैंने पहले ही बताया कि ये सभी जो है इंतज़ार में है कि कब ये हार्डकोक भट्ठा शुरू हो और इनको कोई काम मिले। माँ, कैसे चल रहा है काम? हाँ बाबू, वही बात को सोचिए कि बाल बच्चा भूख मार रही हो, पता पति सब परिवार है, जिंदगी बिता देती हो। इंदिरा गांधी को तबियत से काम करो। अब जैना दिन से भट्ठा पूरा रो रहे हैं आप? हाँ, बहुत दर्द है आपको? हाँ, बड़ी कैसे चला ये 3 महीना? तो वैसे करके चला रही हो, खा रही हो, मार भात गोला कोई देखो में कोई बाल बच्चा का कोई काम भी नहीं मिला? नहीं, कोई नहीं। हम तीनों लोग बाल बच्चा बैठा लो, पूरे के 5 गो 6 गो बाल बच्चा हो, कोई देखेगा। आप क्या करते थे? यहाँ सर दरमानी करते थे। यहाँ पापा मेरा काम करता था बहुत दिन से। लॉकडाउन में बहुत परेशान हुए, कोई प्रशासन देखने वाले नहीं है। क्या करे, गरीब आदमी के बहुत मरण हो गया सर लॉकडाउन के वजह से। विकलांग आदमी है,
दोनों मियाँ बीवी विकलांग है, 2 बाल बच्चा है, यही मजबूरी है सर। रोजी रोटी भी नहीं। रोजी रोटी के कोई साधना नहीं है, सब भट्ठा भी बंद है। जी। तो देखिए ये बता रहे हैं कि रोजी रोटी भी नहीं है, भट्ठा भी बंद है, कहाँ जाए, क्या करें, ये बड़ा सवाल है। और इसीलिए ये सभी तकलीफ में है, इनकी तकलीफ को हम सभी समझ। मजदूरी कहाँ चल रहा है, तो काम धंधा नहीं है, तो जैसे तैसे जो कोरोना हुआ था जब से तो बांट रहा राशन जने तने खट करके, अब तो बंद है, 3 महीना से बंदी पड़ा हुआ है। जने तने पहले खट करके 100 आदमी, सब पब्लिक जितना है सब खा रहा है, मजदूर लोग अभी बंद है, तो कोई बहुत दिक्कत से लाचार से जी रहे हैं सब कोई। तो हम लोग तो बाबू बने कि यहीं रखे रह रहे हैं, इधर उधर काम करके किसी तरह गुजारा होता है। पेट में अभी चलाना हाँ, बड़ा मुश्किल है, इधर उधर मान लीजिए कभी काम किए कभी बैठल हैं, ऐसे चलने से यहाँ रोज डेली मिलता काम। तो पहले यहाँ कितना जब चलता था तब कितना मजदूर काम करता? कम से कम 30-35 वो सब मिला के। ये तस्वीर जो है बदलनी चाहिए, ये सूरत हाल बदलनी चाहिए। और ये जो चिमनी नज़र आ रही है, ये चिमनी में जैसे ही धुआं निकलने लगेगी, मजदूर के चूल्हा भी सामान्य रूप से जलने लगेंगे। और इंतज़ार इसी का है कि कब ये जो उद्योग है ये शुरू हो जाए, ताकि जो लोग बैठे हुए हैं इंतज़ार में उन्हें रोज़गार मिल जाए। चलिए जरा सा कुछ और भी हालात का हम आपको मुकम्मल तस्वीर दिखाने ले चलते हैं। बताया जाता है कि कोयला खदान में निजी मालिकों के द्वारा मजदूरों के लिए किए जा रहे शोषण और राष्ट्रीय संपत्ति कोयला की बर्बादी को देखते हुए ही भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1972 में कोयला का राष्ट्रीयकरण किया था, ताकि मजदूरों का जीवन स्तर सुधरे, कोकिंग कोल बचे और स्टील उद्योग को बढ़ावा मिले। 1995 में भारत सरकार ने कोल लिंकेज को समाप्त कर दिया, जिसके विरोध में हार्ड कोक उद्योगपति सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर इन्हें फिर से कोल लिंकेज का रिन्यूअल मिला। 2006 से लेकर 2013 तक व्यवसायियों को एफएसएस के तहत ही कोयला आवंटित की गई और 2013 से 2018 तक 5 साल के लिए एग्रीमेंट बरकरार रखा गया। और फिर 2018 में केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने एफएसएस के एग्रीमेंट को रद्द करते हुए सीधे तौर पर कोयला देने से मना कर दिया और अब इन्हें ऑक्शन के जरिए कोयला देने के आदेश दिए गए। देखिए, जो जितने हार्डकोक का लिंकेज था, अगर उन सबको पुनः प्रारंभ कर दिया जाए तो सालाना 36 लाख टन कोयले की आवश्यकता है। आज इन लोगों ने लिंकेज के माध्यम से तो देना बंद कर दिया, ऑक्शन के माध्यम से जो कोयला दे रहे हैं, वो कोयला का जो मूल्य और जो कोयला का क्वालिटी है वो इस स्तर पे आ चुका है कि उससे हार्डकोक का निर्माण नहीं हो सकता है। करीब 2 लाख करोड़ रुपया आमदनी भी जिला से लेकर प्रदेश और प्रदेश से लेकर केंद्र तक हिस्सेदारी भी बटा। हम लोगों के धनबाद जिला में भी हजारों करोड़ रुपया प्राप्त हुआ डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फाउंडेशन से। वह कोयला की हिस्सेदारी जहां भी बिकता हो, पहले जो यह सिस्टम नहीं था, अब अगर ज़्यादा आमदनी होती है रॉयल्टी ज़्यादा आता है, अगर वह ऑक्शन में ज़्यादा पैसा आता है तो वह हमारे धनबाद जिला को भी फायदा करता है, झारखंड राज्य को सबसे अधिक फायदा इस देश में किया है। कोयलांचल धनबाद में 100 से ज़्यादा हार्डकोक इंडस्ट्री है, लेकिन इस वक्त में अगर कहें तो 1 दर्जन से ज़्यादा हार्डकोक इंडस्ट्री चालू हालत में नहीं है। यानी सामान्यतः जो जितने भी हार्डकोक इंडस्ट्री हैं वो बंद की स्थिति में है, और जो चालू हालत में है वो किस प्रकार से है चल रहे हैं, जरा सा उसकी भी तस्वीर आप देख लीजिए। हम इस वक्त में पहुंचे हुए हैं जंगलपुर, ये गोविंदपुर का है, और यहाँ पर ये हार्डकोक चालू स्थिति में है। मतलब ये चिमनी का धुआं निकल रही है, इसका मतलब है कि मजदूरों को भी रोजगार मिल रहा है। कुछ मजदूर यहाँ पे जो रोजगार काम कर रहे हैं, चलिए जरा सा उनसे भी बातचीत करेंगे कि अभी यहाँ पे कितने मजदूर काम कर रहे हैं, और यहाँ पे जो उसके इंडस्ट्री के जो मालिक है उनसे बात करते हैं कि कितने लोगों को अब तक रोजगार उपलब्ध कराया गया है। सर, सबसे पहले तो कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है, अपना नाम बताएं पहले। सुधीर गोयल। 10-12 आदमी को मिला है काम, बाकी कुछ जो अर्जेंट चाहता है तो कोई लेबर बाहर से भी ले लेते हैं।
नॉर्मल तो 10-12 तो ये मजदूर पहले से जो यहाँ पे काम जुड़े हुए थे वही लोग हैं या कुछ प्रवासी मजदूरों को भी मिला? पहले जो से जुड़े वही हैं और उसके अलावा मतलब बाहर से जब जरूरत पड़ती है एक्स्ट्रा तब ले लेते हैं। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कितने लोगों को काम मिल पाया है? प्रत्यक्ष तो 12-13-15 आदमी, मतलब ऐसे तो 20-25 आदमी हैं, मगर 13-14 आदमी को काम मिल रहा है प्रेजेंट में। दिक्कतें क्या आती है? मैं 1/3 जैसे प्लांट बंद है, मतलब 1/3 गवर्नमेंट कह रही है 1/3 प्लांट चलाइए तो बंद है, मतलब सिर्फ 1/3 ही प्लांट स्टार्ट है। तो क्या संकट क्या है पूरा प्लांट चलाने में? फुल कोयला नहीं है, कोयला महंगा मिलता है। पर डे कितना कोयले की जरूरत पड़ती है आपको? कोयला तो ज़्यादा चाहिए, जैसे 100 टन चाहिए तो 30 टन मिलता है। धनबाद में लॉकडाउन के दौरान ही हार्ड कोक उद्योग को खोलने की इजाजत मिल गई थी, लेकिन कोयला संकट की वजह से 120 हार्ड कोक में से सिर्फ 1 दर्जन हार्ड कोक की शुरुआत हो पाई। जो हार्ड कोक उद्योग शुरू किए गए उसके लिए सरकार ने कई गाइडलाइन जारी किए हैं। हार्ड कोक उद्योग की बदहाली का आलम यह है कि अभी भी फुल कैपेसिटी में उद्योग चल नहीं पा रहे हैं। जैसे जिस जगह से मैं बाहर निकला, ये दरअसल हार्ड कोक तैयार करने वाले उसी फैक्ट्री का हिस्सा है जिसमें ये आग में जो है कोयला जो है वो पूरी तरह से कोक तैयार किया जाता है। और आप देखिए कि आधे हिस्से में कोक बन रहे हैं और आधा हिस्सा यूं ही बेकार पड़ा हुआ है। मसलन कोयले के कमी के कारण यहाँ पे फुल कैपेसिटी में काम नहीं हो रहा है और बताया जा रहा है कि प्रति माह 3000 टन कोयले की आवश्यकता होती है, लेकिन मिल कितना रहा है? मात्र 1000 टन, और वो भी बहुत ही मुश्किल से। कहते हैं कि FSA यानी लिंकेज का जो कोयला है वो जब से बंद हुआ है उसके बाद इन्हें ई-ऑक्शन के जरिए ही कोयला मिलना है। नतीजा कोयले के अभाव में ये ज़्यादा से ज़्यादा जो कोक है वो तैयार नहीं हो पा रहा है, और जब कोक तैयार नहीं होगा तो मजदूरों को रोजगार कैसे मिलेगी? फिर ये हार्ड कोक चलेंगे कैसे? और जब हार्ड कोक बंद रहेगा तो सीधे तौर पर 1 लाख मजदूर बेकार रहेंगे और उनसे जुड़े हुए करीब परिवार वगैरह सभी को जोड़ दें तो 3 लाख सीधे तौर पर प्रभावित होंगे, और इस वक्त में यही हालत है। कोकिंग कोल से हार्ड कोक इसी रूप में तैयार होती है। और देखिए यहाँ पे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल ये कोकिंग कोल पर जलने के बाद इसके बाद जो बाहर निकला है तो ये हार्ड कोक बन के बाहर निकला है, और इसकी ज़रूरत विभिन्न इंडस्ट्रियों को होती है। लोहा गलाने से लेकर विभिन्न कार्यों में इसका इस्तेमाल होता है। जाहिर है कि ये प्राइम कोकिंग कोल जो है धनबाद BCCL से यहाँ के जितने भी हार्ड कोक इंडस्ट्री हैं, हार्ड कोक भट्ठा मालिक हैं, उनको मिलता है। लेकिन इस वक्त में ये FSA के जो कोयला के तहत जो एग्रीमेंट है वो कहा गया है कि एग्रीमेंट समाप्त कर दिया गया है और अब ई-ऑक्शन के जरिए ही कोयला मिल रहा है। नतीजा ये है कि FSA और लिंकेज का कोयला जो है नहीं मिलने के कारण ये हार्ड कोक इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है, और इनको पर्याप्त मात्रा में कोयला नहीं मिल पा रही है। नतीजा ये है कि अधिकांश धनबाद में जो हार्ड कोक इंडस्ट्री है वो बंद पड़े हैं, और इंडस्ट्री के बंद होने से मजदूरों के रोजगार पर आफत आ गई है। हार्ड कोक उद्योग की ब्रिटिश हुकूमत से लेकर आज़ाद भारत में अब तक की क्या स्थिति रही है? भारत के धनबाद, गुजरात से लेकर ऑस्ट्रेलिया में हार्ड कोक उद्योग चलाने वाले उद्योगपति पलटन बाबू ने न्यूज़ 11 भारत को बताया कि कोल इंडिया और BCCL की गलत नीतियों की वजह से इस वक्त में हार्ड कोक व्यवसायी परेशान हैं। है कि हम लोग के पास जो कोयला है क्वालिटी वाइज वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट है। और सबसे बड़ी बात है कि जब से ये नेशनलाइजेशन के बाद BCCL का जो एग्जिस्टेंस आया है
इसमें कोई मेटलर्जिस्ट नहीं है, कोई कोल केमिकल नहीं है, सभी माइनिंग इंजीनियर हैं। और माइनिंग इंजीनियर से आप कोयला कटवा लीजिए, आयरन ओर कटवा लीजिए, लाइमस्टोन कटवा लीजिए, इनके लिए सब बराबर है। तो नीति और नियत दोनों प्रभावित हो हाँ, गए। तो इसमें ये हुआ है कि इनको पता ही नहीं है कि कोयला में फ़र्क क्या है, कोकिंग और नॉन कोकिंग में क्या फ़र्क है, इनको पता ही नहीं है। उन्होंने लिंकेज का कोयला आवंटन को समाप्त कर ई ऑक्शन लाने की व्यवस्था को ही व्यवसाय विरोधी बताया। पलटन बाबू के अनुसार कोल इंडिया की नीति अब हार्ड कोक विरोधी हो गई है। बीसीसीएल तब भी फायदे में नहीं है, वो भी तो फायदे में नहीं जा सकता है। अगर बेईमान फायदे में जाने लगे तो ईमानदार क्या करेगा? मैंने अधिकारियों की नियत में कहीं ना कहीं हाँ, खोट इनकी है। सोच में खोट है। ये लोग सही नहीं सोचते, ये नहीं चाहते कि इंडस्ट्री चले। माफिया क्या कमाते जो ये कमाते हैं लोग, अधिकारी। रंगदारी भी तबाही किया आप लोग उद्योग, रंगदारी भी तबाह किया है, बट उतना नहीं किया। रंगदारी तो जब से कोयला का एग्जिस्टेंस है तब से है। माफिया हावी रहा है। माफिया हमेशा हावी रहा है। ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है माफिया को हटाना, लेकिन सरकार भी इन्वॉल्व हो जाती है, इसलिए सब चलता है। हार्डकोक उद्योगों की समस्या को दूर करने के लिए ही भारत सरकार का कोल मंत्रालय ने अलग से कोल कंट्रोल बनाया था और उसकी विधिवत रूप से एक कार्यालय जो है उसकी एक इकाई धनबाद के धनसार में स्थित है। ये कार्यालय देख लीजिए। इस कार्यालय में कभी सुपरिटेंडेंट लेवल के अधिकारी बैठते थे, अब जो है सुपरिटेंडेंट लेवल के अधिकारी नहीं बैठते। अगर आपको कोल कंट्रोलर से बातचीत करनी है तो उसके लिए आपको कोलकाता जाना पड़ेगा। फिलहाल कहते हैं कि यहाँ पे जो कार्यालय है, इस कार्यालय में सिर्फ ओएसडी लेवल के अधिकारी जो है वो कार्यरत हैं। यानी अगर किसी कोयला उद्योगपति को, किसी व्यक्ति को कोई समस्या है उससे जुड़ा हुआ कोई, तो समाधान के लिए यहाँ पे आना पड़ता था। ओएसडी साहब कब कब बैठते हैं? वो बैठते हैं सर, तो फील्ड वाला आदमी है लोग, लेकिन लगभग 10:30 से 11 बजे आ गए। करीब 2000 के बाद। हाँ, आके यहाँ बात करेगा, ये लोग कलकत्ता उसको पहुँचाएगा, वहाँ से ऑर्डर आएगा, यही लोग। हाँ, ये बता रहे थे ग्रेड का, कोयला का ग्रेड यहाँ दिया जाता है, तो कौन ग्रेड है वो जब यहाँ से तय हो जाएगा उसी पर पैसा उनको मिलेगा। तो देखिए, ये जो कोयला कंट्रोलर ऑफिस का जो काम होता है वो है कोयले की गुणवत्ता के साथ उसकी ग्रेडिंग करना, और ये ग्रेडिंग करने का काम जो है ये दफ्तर करती है। आपको बता दें कि अंग्रेजों के ज़माने का दफ्तर है, 1924 का ये दफ्तर है, और उस समय से अभी तक ये यही काम करती है कि कोयला के ग्रेडिंग तय करती है, और यदि किसी उद्योगपति को कोई समस्या है तो उसके समाधान के लिए भी यहाँ पे जो है वो चर्चा की जाती है और उसकी कोशिश की जाती है। लेकिन जैसे मैंने पहले ही बताया कि अब इस दफ्तर में सुपरिटेंडेंट नहीं बैठते। पिछले 20 साल से सुपरिटेंडेंट को पद ही एबोलिश कर दिया गया है और अब ओएसडी लेवल के अधिकारी बैठते हैं। यानी बड़े लेवल पर अगर कोई समस्या का समाधान करना हो तो कोल इंडिया के जैसे कार्यालय कोलकाता में है, उसी तरह से कोल कंट्रोलर का भी कार्यालय कोलकाता में है। और यही कारण है कि कोयला से जुड़ी हुई जो समस्या है उसका समाधान इतनी आसानी से नहीं निकल पाता। पहले कोल कंट्रोलर का एक पद होता था जो हार्ड कोक व्यवसायियों की समस्या को सुलझाने के साथ ही क्वालिटी की ग्रेडिंग तय किया करता था। लेकिन अब इस दफ्तर में बड़े अधिकारियों ने बैठना बंद कर दिया है। बीसीसीएल भी इस मामले में अपनी मजबूरी बता रहा है। बीसीसीएल सीएमडी ने बताया कि कोल लिंकेज की जगह ई ऑक्शन का मामला कोयला मंत्रालय की नीतियों से जुड़ा हुआ मामला है। इस मामले में कुछ भी नहीं कह सकते। वो अपनी ओर से कोयला व्यवसायियों को समय पर कोयला उपलब्ध करा सके, ये जरूर सुनिश्चित करेंगे। अभी उनसे हम लोग जब बात हुआ तो 1-2 सोर्सेस भी उन लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई आपके लिए एक्सक्लूसिवली हम एक्शन करेंगे,
और सोर्सेज बताइए, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स जहाँ से है, तो जहाँ पर पैचेस नहीं है और जहाँ चल रहा है उसमें हम लोग उनको जो उस जगह से सोर्स को ऑक्शन में लिंक करके मतलब बेटर सोर्सेज में, सो दैट धनबाद जिला में चल रहा है इनका हार्डकोर का इंडस्ट्रीज, तो ऑक्शन में सोर्सेज का मतलब जो चीज़ वो बोल रहा है कुछ मतलब तो पहले लिंकेज देने की बात चल रहा है। तो लिंकेज मिलता था तो थोड़ा सा इनको एक रिजर्व होता था। नहीं तो लिंकेज तो ऊपर का पॉलिसी का है, वो BCCL के लेवल का। प्रशासनिक स्तर से भी यह भरोसा दिलाया गया कि धनबाद के हार्डकोक भट्टों को समय पर कोयला आपूर्ति किया जाएगा और मजदूरों को इस क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। दूसरा जो है वो कि जो लिंकेजेस हैं, कोल लिंकेजेस प्रोवाइड करने के लिए वो केंद्र सरकार से आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त करके कोल अभी तो सरकार ने ई-ऑक्शन कर दिया है। यस, अभी जो है वो ई-ऑक्शन किया है। जो भी कंपनियां जो है वो कोयला जो है वो खरीद करना चाहती हैं उनको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से जो है वो तय करना पड़ेगा। लिंकेजेज के ऑप्शंस बंद होने की वजह से कई तरह की समस्याएं आई हैं, तो इसमें हमें लगता है कि पॉलिसी लेवल पर एक निर्णय लेने की ज़रूरत है। कोयलांचल धनबाद के हार्डकोक इंडस्ट्री की हालत इस वक्त में बेहद खराब है। अमूमन ऐसी तस्वीर आपको देखने को नहीं मिलेगी जहां पे मजदूर आपको काम करते हुए नजर आए। ये इक्के दुक्के जो हार्डकोक इंडस्ट्री है वो खुले हुए हैं जहां पे कुछ लोग काम कर रहे हैं, लेकिन परेशानी अब भी जो है वो कोयले की कमी को लेकर है। तो सवाल यह है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार और कोल इंडिया की पहल कब तक होती है और कब तक इन्हें जो है पर्याप्त मात्रा में कोयला मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि हार्डकोक इंडस्ट्री के जिंदा होने का मतलब है धनबाद में रोजी रोटी का साधन बढ़ना और बेरोजगार मजदूरों को रोजगार मिलना। क्योंकि BCCL के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई रोजगार देता है तो हार्डकोक इंडस्ट्री ही देती है। कैमरामैन कृष्णा के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ 11 भारत, धनबाद।